हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हितेश एजी। पिछले लेक्चर में हमने वेदरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। फिजिकल वेदरिंग इज़ दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि जब छोटा एक बड़ा पत्थर होता है उसको छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना ही क्या कहलाती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं। वैसे ही केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती हैं। फिजिकल वेदरिंग में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो आज हम लोग वेदरिंग का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग क्या होती है, ये आप लोग जो है पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि वेदरिंग क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब वेदरिंग क्या होती है, जिसमें फिजिकल वेदरिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग होती है कि फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ rocks at the junction of lithosphere and atmosphere, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग फ्रंट। इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इनटू द अल्टरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स and formation of new compound takes place। तो फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग में ये डिफरेंस है कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है कि एक फिजिकल फिनोमेना होता है जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक, केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि जैसे ये मान लीजिए फिजिकल वेदरिंग क्या, ये रॉक है, तो रॉक क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जब ये रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा तो इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगी। और जो केमिकल वेदरिंग होती है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पे होती है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे जितनी ज़्यादा इसकी सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, इसकी केमिकल रिएक्शन होगा, और उतने ज़्यादा ये क्या करेगी, केमिकल वेदरिंग को फेवर करेगी। केमिकल वेदरिंग को फेवर करेगी, ठीक करेगी, उतनी क्या करेगी, ये केमिकल वेदरिंग को फेवर करेगी। अब जैसे क्या होता है कि अब जो वेदरिंग होती है वो टेम्परेट रीजन में भी होती है, एरिड रीजन में भी होती है और ट्रॉपिकल रीजन में होती है। तो जो वेदरिंग होती है वो एरिड रीजन में मिनिमम होती है और ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम होती है। तो ये टोटल ये प्रोसेस जो है ये डिकम्पोजिशन का है कि हमको क्या करना है कि रॉक्स को डिकम्पोज करके एक सॉइल का फॉर्मेशन करना है। तो वेदरिंग तो यही होती है ना कि छोटे बड़े रॉक्स को छोटे रॉक्स में डिसइंटीग्रेट करना, फिर डिकम्पोजिशन होना और फिर मतलब एक सॉइल का फॉर्मेशन होना, ठीक, जिस पे वेरियस फैक्टर्स काम करेंगे। तो जैसे कि फिजिकल वेदरिंग होती है तो उसमें एब्रेशन ड्यू टू विंड्स होता है, फिर आइस या मतलब वाटर के थ्रू होता है डिसइंटीग्रेशन। वैसे ही केमिकल वेदरिंग में वेरियस फैक्टर हैं जैसे कि जो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में, वो क्या क्या हैं उसको हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला फैक्टर मान लेते हैं
सॉल्यूशन कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है केमिकल वेदरिंग में। तो पहला फैक्टर मान लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के थ्रू कैसे डिकम्पोजिशन होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में मान लीजिए कि पानी रहेगा, वाटर, ठीक। तो अगर पानी है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, हाई रहता है, इसीलिए जो है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी वाटर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और प्योर वाटर जो है वो ये कह सकते हैं कि लिमिटेड डिसइंटीग्रेशन होता है इसमें, मतलब कि अच्छा ये छोड़िए। तो क्या कहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जब भी इसमें साल्ट की, ठीक, और मिनरल की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक, और CO2 की क्वांटिटी बढ़ती है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे ही कोई रॉक है, उसमें क्या होंगे, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, सॉल्युबलाइज होंगे। सॉल्युबलाइज करके क्या करेंगे, मूव आउट कर जाएंगे। जब ये मूव आउट कर जाएंगे तो रॉक्स में क्या होता है कि होल्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये मतलब रॉक जो है हमारा इजीली डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो सॉल्यूशन का ये मतलब है कि जो हमारे सॉल्युबलाइज फॉर्म में मिनरल्स होंगे वो सॉल्युबलाइज करके मूव आउट कर जाते हैं और रॉक्स में होल क्रिएट हो जाता है, और उस होल्स की वजह से जो हमारा रॉक होता है वो वीकेन हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। तो सॉल्यूशन का ये रोल है केमिकल वेदरिंग में। दूसरा फैक्टर हमारा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, दूसरा फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विथ एनी कंपाउंड। तो जैसे कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विथ एनी मिनरल कंपाउंड, ये क्या होता है, हमारा हाइड्रेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, 2H2O, ये क्या बनाता है, CSO4.2H2O, ये क्या बनाएगा, जिप्सम। ये एक हमारा क्या एग्जांपल है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही पानी केमिकली कंबाइंड होता है, तो जब पानी केमिकली कंबाइन होता है तो क्या करता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसका वॉल्यूम कम होगा, और जैसे ही पानी केमिकली कंबाइन होगा तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ये कंपाउंड जो होता है वो इसके वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और ये सॉफ्ट हो जाता है, और लूजेस लस्चर। ये जो हमारा कंपाउंड होता है कोई भी, वो केमिकल कंबाइन होकर सॉफ्ट हो जाता है और लस्चर लूज करता है। तो इस सॉफ्टनेस की वजह से क्या होता है कि इसकी जो बॉन्डिंग होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स वो लूज जाती है और ये मतलब इजीली डिकम्पोज कर जाता है। तो हाइड्रेशन का ये रोल है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस। थर्ड फैक्टर क्या है, हाइड्रोलिसिस। की हाइड्रोलिसिस केमिकल वेदरिंग में कैसे हेल्प करता है। तो थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि हाइड्रोलिसिस इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ H2O molecule into H+ and OH ions
तो क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है, ठीक, अगर इसमें साल्ट की क्वांटिटी, ठीक, ऑर्गेनिक प्लस मिनरल क्वांटिटी, अगर इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो बढ़ जाती है। आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ना वो वीक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। क्या करने लगता है? वीक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। और जब ये वीक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है तो जो भी रॉक्स होते हैं उनको ये डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज करने का काम करता है, ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू। दूसरा फिनोमेनन हाइड्रोलिसिस का ये हो जाता है कि जैसे ही ये H प्लस और OH आयंस में टूटता है तो ये H प्लस आयन है, ये OH आयन है। तो मान लीजिए कि रॉक्स में क्या होंगे, कोई प्राइमरी मिनरल होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि मस्कोबाइट है, मस्कोबाइट, और ये क्या फॉर्म करेगा? वर्मी क्यूलाइट। तो मस्कोबाइट जो क्या आता है वो ना पोटेशियम रिच मिनरल होता है। तो क्या करता है कि जब ये H प्लस और OH आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये H प्लस आयन जो है वो पोटेशियम को रिप्लेस करके फॉर्मेशन क्या करता है? वर्मिकुलाइट का। तो ये भी मतलब कि ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोलिसिस है एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल टू सेकेंडरी मिनरल, ठीक। तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया कि हाइड्रोलिसिस की मतलब हाइड्रोलिसिस में कैसे जो है रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। फोर्थ फैक्टर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ठीक। फोर्थ फैक्टर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से कैसे डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स होता है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा? ऑक्सीडेशन तब होगा जब फुल्ली एयरेटेड कंडीशन जब सॉइल की होगी तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है? तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक आयरन Fe+2 है, जब ये क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीडेशन में क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट किस में होगा? Fe+3 में, ठीक। Fe+3 और ये Fe+2। तो क्या होता है कि जब ये Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिकल चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो Fe+3 की साइज है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक। साइज जो है इसकी डिक्रीज कर जाती है, ठीक। और इसकी वजह से मतलब चार्ज इंक्रीज कर जाता है और साइज डिक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट होता है रॉक्स में। क्या करता है? स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि मतलब जो अट्रैक्टिंग या मतलब बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं उसको वीक कर देता है और मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ दी रॉक्स हो जाता है, ठीक ना। जब इसमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट होगा ड्यू टू चेंज इन साइज और चार्ज की वजह से, तो क्या करता है कि ये डिकम्पोजिशन ऑफ दी रॉक्स हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मोस्टली उस रॉक्स में होता है जो रॉक्स जो होते हैं रिच इन क्या होते हैं? मैग्नीज और आयरन में होते हैं, उन्हीं में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मोस्टली फेवर करता है, ठीक। अब जैसे रिडक्शन कैसे हेल्प करता है डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स में, या कह सकते हैं कि सॉइल कलर को चेंज करने के लिए रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द टोटल अपोजिट ऑफ, ये कह सकते हैं कि अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन है, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी रिडक्शन कहाँ होता है कि आयरन और मैग्नीज रिच रॉक्स में ही होता है, ठीक। इसमें क्या है? रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये मोस्टली क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन तो
उस कंडीशन में होगा जहाँ पे एयर की सप्लाई ज़्यादा होगी। रिडक्शन कहाँ होगा? वाटर सेचुरेटेड कंडीशन में, जब रॉक्स की वाटर सेचुरेटेड कंडीशन में जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है, ठीक, या डिकम्पोजिशन होता है, तो उस कंडीशन में रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे ही ये आयरन और मैग्नीज, ठीक, ये मोस्टली रिच होते हैं, तो आयरन क्या करता है कि हाईली मोबाइल एलिमेंट है। आयरन इज एन हाईली मोबाइल एलिमेंट, और ये आयरन क्या करता है कि जब हाईली मोबाइल होता है तो लीच आउट कर जाता है सॉइल से। सॉइल से जब ये लीच आउट कर जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अमाउंट में आयरन बच रहा है तो वो सल्फर के साथ मिलके अदर कंपाउंड्स बनाता है, अदर कंपाउंड बनाता है, जो कि इम्पार्ट करता है, जो मतलब सॉइल कलर डेवलपमेंट में, सॉइल कलर डेवलपमेंट का कारण होता है, जिससे कि ग्रीन कलर या ग्रे कलर सॉइल का डेवलपमेंट होता है सॉइल रिडक्शन की वजह से। ठीक, अब चौथा, ये 4 कंडीशंस हो गई। अब हम लोग 5वें के बारे में पढ़ेंगे। 5वां होता है कार्बोनेशन, कि कार्बोनेशन कैसे हेल्प करता है डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। 5वां फैक्टर क्या है? कार्बोनेशन कैसे हेल्प करता है डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। कार्बोनेशन की डिफिनीशन होती है कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विथ एनी बेसिस, ये हमारा क्या होता है? कार्बोनेशन होता है। क्या होता है? कार्बोनेशन। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्बोनेशन होता है। कार्बोनेशन की डिफिनीशन हो गई। फिर कार्बोनेशन की वजह से क्या होता है कि सॉइल में कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक, अब जब इस प्रोसेस के थ्रू कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो जो ये कंपाउंड होता है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर, ये क्या करता है, रॉक्स में कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें ईचिंग करता है। मतलब जो सीमेंटिंग एजेंट्स होते हैं रॉक्स के, उसको वीकेन करने का काम करता है। जो सीमेंटिंग एजेंट्स होते हैं रॉक को, उसको वीकेन करने का काम करता है, और मतलब रॉक्स को डिकम्पोज करने के लिए मदद करता है। अब जैसे कि अगर मतलब इसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं, अगर ऑर्गेनिक मैटर का इस कंडीशन में एडिशन करेंगे, तो क्या होता है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन की वजह से, ठीक, माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा होगी और CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगी। इस CO2 कंसनट्रेशन की वजह से पानी के साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर बनेगा, और क्या करता है कि केमिकल वेदरिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो ये हमारे वेदरिंग के 5 फैक्टर हो गए जो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स में। वैसे ही जैसे फिजिकल वेदरिंग हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में, केमिकल वेदरिंग ये हो गई, और हम अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है वो कैसे हेल्प करती है डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स के लिए। तो थोड़ा सा ये कि बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे हेल्प करती है, उसमें 3 फैक्टर हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग ये क्या होती है? इसमें 3 फैक्टर होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग का सीधा मतलब है कि इसमें क्या करेंगे, रॉक्स का डिकम्पोजिशन भी होता है और डिसइंटीग्रेशन भी होता है। मोस्टली किसके थ्रू होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। बायोलॉजिकल का मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसमें क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होगा। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे मैन एंड एनिमल्स के थ्रू होगा। दूसरा क्या हो सकता है? हायर प्लांट रूट्स के थ्रू होगा, हायर प्लांट रूट्स के थ्रू होगा। और तीसरा क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक, तो अब जैसे कि मैन और एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे डैम्स बन रहे हैं, ठीक, रोड्स बन रही हैं, ठीक, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो इसके लिए मटेरियल्स की तो ज़रूरत पड़ती है। रोड्स में क्या होता है, छोटे छोटे रॉक्स या पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कंस्ट्रक्शन होता है पाथवे का।
डैम्स के लिए बनाया जाता है, बिल्डिंग्स बन रही है जिसके लिए सीमेंट मटेरियल ज़रूरत होती है। तो उसको क्या करते हैं कि ये जो हमारे रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको क्रश करते हैं, उनको क्रश करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो वही क्या होगा, ये भी तो एक डिसइंटीग्रेशन का काम कर रहा है। तो मैंने ऐसे हेल्प करा है। एनिमल कैसे हेल्प करेंगे, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि एंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गई, और भी जो मतलब हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं कि वो भी तो सॉइल में क्या करते हैं कि जैसे कि टर्माइट्स क्या करते हैं कि एक माउंट्स बनाती है, उसका घर होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि नीचे का मटेरियल ऊपर लाती है, ठीक, और क्या करती है कि उसको नीचे का मटेरियल ऊपर लाती है और ऊपर डिकम्पोजिशन होता है, और वहाँ पे मतलब डिकम्पोजिशन और फिर डिसइंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं। वैसे ही हायर प्लांट रूट्स क्या होती है कि जैसे ही हमारा एक पेड़ होता है, उसकी रूट्स होती हैं, ठीक, तो जब ये किसी रॉक से टकराती हैं तो ये भी तो उसको पेनिट्रेट करती हैं और उसको ब्रेक डाउन का काम करती हैं, और ऊपर से जब इसकी पत्तियां फॉल आउट करती हैं नीचे, तो ये भी डिकम्पोज करके सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्रिएट करती हैं, जिससे क्या होता है कि डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन का काम करता है। अब जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि दीवार पे या इधर उधर जैसे पीपल के पेड़ कहीं उग जाते हैं दीवारों में, तो वो भी क्या करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का ही तो काम कर रहे हैं। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये कैसे हेल्प करते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन में। तो जैसे कि ये रॉक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैं बता रहा हूँ, ये रॉक है और ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक, और मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक से। मिनरल न्यूट्रिशन रॉक से एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर देयर सर्वाइवल, और उससे क्या बनाते हैं ये ऑर्गेनिक और वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं सॉइल में, कंपाउंड रिलीज करते हैं सॉइल में, जिससे कि क्या होता है कि ये हेल्प करती है, ये कंपाउंड जो होता है वो मतलब कि एक्सेलरेट करता है केमिकल वेदरिंग को या फिजिकल वेदरिंग को, ठीक। तो ये हमारा वेदरिंग का लेक्चर हो गया, जिसमें हमने पढ़ा वेदरिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग क्या होती है, जिसमें फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और अगर आपको किसी चीज़ में इसमें डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।